नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 2 वीडियो आपके पास में आ चुके हैं और तीसरा वीडियो आज मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आओ शुरुआत करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ये चर्चा में क्यों है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। पहला इसका कारण यह है कि वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष कौन है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में उत्कल रंजन साहू, उत्कल रंजन साहू तो नाम है आपके पास में उत्कल रंजन साहू, जिसको शॉर्ट में UR साहू कहा जाता है। तो ध्यान रखना, यदि एग्जाम में पूछे कि आरपीएससी का नया अध्यक्ष कौन है तो आपको याद होना चाहिए सीधा उत्कल रंजन साहू, जिसको शॉर्ट में UR साहू कहा जाता है। अब आपके पास में ये चर्चा में इसलिए है कि इसके पहले जो संरचना थी इसके अंदर ध्यान रखना आपको एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, एक तो अध्यक्ष था आपके पास में और आपके पास में 7 सदस्य थे। अब आपके पास में हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य, कितने सदस्य? 3 नए सदस्य, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से 3 नए सदस्य के पद सृजित करने का राज्य मंत्रिमंडल की बैठक 14 जुलाई 2025, जो आपके पास में राज्य मंत्रिमंडल है उसकी जो बैठक हुई थी 14 जुलाई 2025, उसमें ये निर्णय लिया है कि आरपीसी में जो कार्यभार अधिक होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए 3 नए सदस्य के पद सृजित करने के आपके पास में मंजूरी दी है। अब आपके पास में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग विनियम 1974 के विनियम 3(1) इसमें संशोधन किया है। तो 1974 के कौन से विनियम, कौन सा 3(1) में क्या किया? संशोधन किया है और संशोधन की मंजूरी भी दी है। तो आपके पास में 3 नए सदस्य है, इसकी मंजूरी दी है। अब आपके पास में क्या होगा कि ये आपके पास में विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपके पास में जैसे विधानसभा से पारित होता है और यदि राज्यपाल मंजूरी दे देते हैं तो आपके पास में 3 नए सदस्य क्या हो जाएंगे? आपके पास में आरपीसी में शामिल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्तमान में इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो उत्कल रंजन साहू, जो आपके पास में पूर्व डीजीपी थे आपके पास में राजस्थान की। इसके बाद में इसके पहले जो संरचना थी वो 1+7 थी। वर्तमान में आपके पास में 14 जुलाई 2025 के अंदर क्या किया गया है? राज्य की जो मंत्रिमंडल है उसने आपके पास में 3 नए सदस्य बनाने की क्या है? मंजूरी दी है। अब आपके पास में यदि विधानसभा में पास हो जाता है और राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो आपके पास में 3 और नए सदस्य आ जाएंगे। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला भाई इंपॉर्टेंट वापस, अगला है राजस्थान वित्त आयोग। तो राजस्थान वित्त आयोग है आपके पास में प्रथम वित्त आयोग, कब बना था? 1995 से 2000। और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपके पास में कृष्ण कुमार गोयल। अब आपके पास में ये हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसका जो छठा वित्त आयोग है, छठा वित्त आयोग है, इसका आपके पास में कार्यकाल था 2020 से 2025। जो आपके पास में छठा वित्त आयोग है इसका जो कार्यकाल था वो 2020 से 2025, और जो इसका अध्यक्ष था वो था प्रद्युमन सिंह। कौन था भाई? प्रद्युमन सिंह। अब आपके पास में हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए है कि आपके पास में 7वां वित्त आयोग, 7वां जो वित्त आयोग है आपके पास में, ये आपके पास में होगा कहां से कहां तक? 2025 से 2030। अब आपके पास में ध्यान देना 2025 से 2030 तक होगा और इसके अंदर वर्तमान में इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं कि जो नया आपके पास में कार्यकाल होगा इसमें अध्यक्ष कौन होगा? 7वां वित्त आयोग है उसका। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम में सीधा प्रश्न यहां से हिट हो सकता है।
यहां पर आपके पास में अरुण चतुर्वेदी, आपके पास में नाम याद रखना है आपको, अरुण चतुर्वेदी। अरुण चतुर्वेदी को 7वें वित्त आयोग का क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि हाल फिलहाल में जो चीज चर्चा में रहती है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। और इसका जो 7वां वित्त आयोग है, इसका जो सचिव बनाया गया है, ये आपके पास में नरेश कुमार ठकराल। नरेश कुमार ठकराल एक आपके पास में आईएएस है, पूर्व आईएएस। तो नरेश कुमार ठकराल तो है आपके पास में सचिव, और 7वां वित्त आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है ये आपके पास में है अरुण चतुर्वेदी। और इससे पहला जो आपके पास में छठा 2020 से 2025, इसका जो अध्यक्ष है आपके पास में ये है प्रद्युमन सिंह। कौन है भाई, प्रद्युमन सिंह। तो आपको यहाँ 3 चीजें याद रखनी है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, कृष्ण कुमार गोयल। छठा कौन है, प्रद्युमन सिंह। और वर्तमान में हाल फिलहाल में जो 7वां वित्त आयोग है, इसका जो अध्यक्ष है ये अरुण चतुर्वेदी। ठीक है, तो याद रख लेना। अगला प्रश्न, 16वीं विधानसभा 2025 सभी में गठित समिति है, उनके सभापति कौन कौन है। वापस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, जो आपके पास में महिला और बच्चे हैं, इनके जो कल्याण के संबंधी समिति बनाई गई है, उनका जो सभापति है वो आपके पास में कल्पना देवी है। कल्पना देवी। तो आपको याद रखना है कि महिला और बालक है, उनके लिए जो समिति बनाई गई है, उनका आपके पास में कौन है भाई, कल्पना देवी। अगला आपके पास में इंपॉर्टेंट है जन लेखा समिति। जन लेखा समिति है, इसका आपके पास में है अध्यक्ष, जो सभापति है वो आपके पास में टीकाराम जूली। तो आपको याद रखना है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली को क्या बनाया गया है, तो ध्यान रखना आपके पास में जन लेखा समिति है, इसका सभापति बनाया गया है। अगला आपके पास में प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति आपके पास में 2 है, एक तो क और दूसरी ख। जो प्राक्कलन समिति क है, इसका तो अध्यक्ष आपके पास में सभापति है वो अर्जुन लाल जीनकर है। ए का तो आपके पास में है अर्जुन लाल जीनकर। और जो आपके पास में प्राक्कलन समिति दूसरी है, इसका आपके पास में बाबू सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़, बाबू सिंह राठौड़। अगला वापस आपके पास में इंपॉर्टेंट है राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति का जो सभापति है वो आपके पास में ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, कालीचरण सर्राफ। और अगला आपके पास में है जो पिछड़े वर्ग है, पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति जो समिति है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका सभापति है नरेंद्र बुडानिया। नरेंद्र बुडानिया। तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि आपके पास में जो आपके पास में 16वीं विधानसभा है, इसमें जो आपके पास में समितियां गठित की गई है, उनके सभापति कौन कौन है। तो वापस याद करवाता हूं मैं। महिलाओं और बालकों, जो महिला और बालक है, उनके लिए आपके पास में कल्पना देवी है। कौन सी देवी है, कल्पना देवी। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट है जन लेखा समिति। जन लेखा समिति का जो सभापति है ये आपके पास में टीकाराम जूली। तो जन लेखा समिति का जो सभापति है वो कौन है, टीकाराम जूली। और अगला वापस इंपॉर्टेंट है राजकीय उपक्रम समिति। राजकीय उपक्रम समिति का जो सभापति है वो आपके पास में कालीचरण सर्राफ। कौन सा सर्राफ है, कालीचरण सर्राफ। और अगला वापस इंपॉर्टेंट है पिछड़े वर्ग के कल्याण समिति समिति है, उसका आपके पास में नरेंद्र बुडानिया। कौन सा बुडानिया, नरेंद्र बुडानिया। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखो आपके पास में राजस्थान पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी है, इंपॉर्टेंट है आपके पास में राजस्थान पुलिस महानिदेशक डीजीपी वर्तमान में कौन है। तो इनके हाल फिलहाल में ही नियुक्ति हुई आपके पास में। जो इनके अध्यक्ष है, आपके पास में अध्यक्ष तो नहीं कह सकते हैं, जो नए डीजीपी है ये आपके पास में राजीव शर्मा। तो ध्यान रखना राजस्थान के जो नए डीजीपी है, इनका जो नाम है वो आपके पास में राजीव शर्मा। तो आपके पास में यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी कौन है, या फिर आपके पास में हिंदी में कहा जाए तो पुलिस महानिदेशक कौन है,
तो आपको सीधा याद रखना उनका नाम राजीव शर्मा। तो आपके पास में नए डीजीपी का नाम पूछे तो क्या टिक करोगे? राजीव शर्मा। अगला आपके पास में राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी। ध्यान रखना ये जो आयोग है ये आपके पास में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये जो आपके पास में ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग है इसके लिए जो आपके पास में आयोग गठित किया गया है ये आपके पास में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है आपके पास में ओबीसी का। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं ये पहला आयोग है आपके पास में ओबीसी के लिए। इसका जो आपके पास में अध्यक्ष है उसका नाम है जस्टिस, कौन है? मदन लाल आपके पास में। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ओबीसी का प्रथम आपके पास में आयोग गठित किया है ये भी ध्यान रखना ये राजनीतिक है। तो ध्यान रखना राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आयोग है आपके पास में। इसका जो प्रथम अध्यक्ष है आपके पास में आपको सीधा याद रखना है जस्टिस मदन लाल। तो आपको सीधा याद रखना है एग्जाम में यदि पूछा जाए कि ओबीसी का जो आपके पास में वर्तमान में अध्यक्ष बनाया किसको बनाया है तो आपको ध्यान रखना है जस्टिस मदन लाल। और ये आपके पास में राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग है आपके पास में। इसका काम क्या है? काम है आपके पास में पंचायत और शहरी निकायों में जो हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाले हैं इनके लिए बनाया गया है कि जो भी आपके पास में पंचायत है और जो शहरी निकाय है उनमें पिछड़ा वर्ग आपके पास में जो है उसको आरक्षण देने के संबंधित कि उनको प्रॉपर आरक्षण मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, तो उनके आरक्षण के लिए आपके पास में राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिस मदन लाल है। अगला देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान आपके पास में है उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना इसके आपके पास में यदि पद क्रम पूछा जाए कि कौन से नंबर के हैं तो आपके पास में आपको याद रखना 43 जो 43 नंबर के आपके पास में मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है जस्टिस के आर श्रीराम। तो आपको ध्यान रखना है यदि पूछा जाए राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको सीधा याद रखना है जस्टिस के आर श्रीराम। तो वापस बोलना मेरे साथ जस्टिस के आर श्रीराम। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारे के सारे याद हो रहे होंगे साथ में। अगला राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन। जो राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन है वो किसको बनाया गया है? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से क्योंकि राजस्थान स्टेट इलेक्शन है इसके जो हाल फिलहाल आपके पास में आइकन बनाए गए हैं इनका नाम है आपके पास में नीरज चौधरी। और नीरज चौधरी को क्यों बनाया गया? ये आपके पास में पर्वतारोही है, पर्वतारोही। यदि एग्जाम में सीधा पूछा जाए राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन किसको बनाया गया है तो ध्यान रखना है नीरज चौधरी और ये आपके पास में पर्वतारोही है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला आपके पास में राज्य स्तरीय समन्वय समिति। राज्य स्तरीय समन्वय समिति है ये कौन सी समिति है? तो आपको ध्यान रखना जो ये समिति है ये राज्य में 8वीं कौन सी? 8वीं आर्थिक जनगणना जो गणना है 2025-26 इसके आयोजन के लिए जो आपके पास में समिति बनाई गई है जो आपके पास में 8वीं आर्थिक जनगणना 2025-26 है इसके लिए जो आयोजन करवाया है इसके लिए जो समिति बनाई है राज्य स्तरीय समन्वय समिति। इसके पास में जो अध्यक्ष है इनका ये आपके पास में सुधांशु पंत है और ये आपके पास में मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी है आपके पास में राजस्थान के। तो आपके पास में यदि पूछा जाए राज्य स्तरीय समन्वय समिति ये समिति क्या करेगी तो 8वीं आर्थिक जो गणना है 2025 इसके आयोजन के संबंधित कार्य करेगी और इसका जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है ये सुधांशु पंत है जो मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी आपके पास में है।
अगला आपके पास में मुख्य सूचना आयुक्त। यदि एग्जाम में पूछा जाए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त यदि पूछा जाए तो आपको यह ध्यान रखना है M.L. लाठर। ये आपके पास में क्या भाई, मुख्य सूचना आयुक्त। एग्जाम में यदि सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो आपको नाम याद रखना है M.L. लाठर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्यपाल। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान के राज्यपाल कौन से हैं तो आपके पास में आपको नंबर याद रखना है 45वें, 45 नंबर के आपके पास में राज्यपाल है और उनका नाम है श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। आपको उनका नाम याद रखना है श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है कि राजस्थान के जो राज्यपाल है इनका नाम है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। अगला आपके पास में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो आपको ध्यान रखना है पूर्व न्यायाधीश है आपके पास में, पूर्व न्यायाधीश है, उनका नाम है आपके पास में गंगाराम मूलचंदानी। तो आपके पास में यदि पूछा जाए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन है तो आपको याद रखना है गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान लोकायुक्त। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में जो लोकायुक्त है इनका नाम है, पूर्व न्यायाधीश है आपके पास में, इनका नाम है प्रताप कृष्ण लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान के लोकायुक्त वर्तमान में कौन है तो प्रताप कृष्ण लोहरा। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी को साथ में याद भी हो रहा है। राजस्थान सरकार मुख्य महाधिवक्ता। यदि पूछा जाए राजस्थान सरकार का वर्तमान में मुख्य महाधिवक्ता कौन है तो आपके पास में नाम याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। आपको सीधा नाम याद रखना है। यदि पूछा जाए कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य महाधिवक्ता कौन है तो आपको नाम याद रखना है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। वर्तमान में पूछा जाए राजस्थान निर्वाचन आयोग। राजस्थान निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। यदि पूछा जाए मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो आपको नाम याद करना है मधुकर गुप्ता। कौन सा गुप्ता है आपको तो ध्यान रखना है मधुकर गुप्ता। राजस्थान निर्वाचन आयोग है, इसके जो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इनका नाम है आपके पास में मधुकर गुप्ता। राजस्थान मुख्य सचिव। राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव है इनका अभी आपके पास में नाम है सुधांशु पंत। तो आपके पास में चीफ सेक्रेटरी है आपके पास में, उनका जो नाम है मुख्य सचिव का वो आपके पास में सुधांशु पंत। अगला है राज्य प्रशासनिक इकाइयां पुनर्गठन सलाहकार समिति। जो राज्य की प्रशासनिक इकाइयां पुनर्गठन सलाहकार समिति है ये आपके पास में क्यों बनाई है, पंचायतों के पुनर्गठन के लिए। आपको पता होगा हाल फिलहाल में पंचायतों के पुनर्गठन का कार्य हुआ है और चल भी रहा है, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। इसके जो आपके पास में अध्यक्ष है उनका नाम है ललित के पंवार। जो पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जो समिति बनाई गई है इनके अध्यक्ष है आपके पास में ललित के पंवार। और अगला आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति है, जो मंत्रिमंडलीय उप समिति का जो संयोजक है आपके पास में ये अपने पास में मदन लाल दिलावर। ये आपके पास में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है।
तो ध्यान रखना आपको, यदि अध्यक्ष पूछा जाए ललित के पंवार, और यदि आपके पास में पूछा जाए मंत्रिमंडल उप समिति के संयोजक कौन है, तो अपने जो मदन लाल जी है आपके पास में, वो आपके पास में क्या है, शिक्षा मंत्री है जो संयोजक है। देवी देवताओं के नाम पर संरक्षित वन क्षेत्रों के लिए गठित कमेटी, जो ओरण भूमि आपके पास में देवी देवताओं के नाम से जो संरक्षित है, इन ओरण भूमि के लिए जो समिति बनाई गई है उसका जो अध्यक्ष है वो जितेंद्र राय गोयल है। तो आपको ध्यान रखना है कि देवी देवताओं के नाम पर जो भी संरक्षित भूमि है जो ओरण के नाम से जानी जाती है, उसके लिए जो आपके पास में अध्यक्ष बनाया गया है कमेटी का, उसका नाम है आपके पास में जितेंद्र राय गोयल। अब आपके पास में 16वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा का यदि पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है। 16वीं विधानसभा है, इसका जो अध्यक्ष है वो है आपके पास में वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी आपके पास में 16वीं विधानसभा के क्या है, अध्यक्ष है। यदि प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए कि 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो प्रोटेम स्पीकर है, उनका नाम है कालीचरण सर्राफ। तो इंपॉर्टेंट है, 16वीं विधानसभा का आपके पास में अध्यक्ष पूछा जाए तो वासुदेव देवनानी, और आपके पास में प्रोटेम स्पीकर पूछा जाए कि कौन था, तो आपके पास में कालीचरण सर्राफ। अगला आपके पास में इंपॉर्टेंट है वापस, राज्य टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी। राजस्थान की प्रमुख जो नीतियां हैं ये भी आपके पास में साथ में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025, तो ध्यान रखना है इसकी जो जारी है ये आपके पास में 21 मार्च 2025 को जारी की गई है। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। राज्य टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी पूछा जाए कि कब जारी हुई, तो आपको डेट याद रखनी है 21 मार्च 2025। और यदि पूछा जाए कि ये कब तक रहेगी, इसका जो टाइम पीरियड क्या है, तो आपके पास में 31 मार्च 2029 तक ये आपके पास में लागू रहेगी। तो राज्य टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी पूछा जाए कब स्टार्ट हुई, तो 21 मार्च 2025 को। इसकी अवधि क्या रहेगी, ये रहेगी 31 मार्च 2029। ये आपके पास में नोडल विभाग है, आपके पास में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जो आपके पास में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है इसका नोडल विभाग रहेगा। और ये आपके पास में क्या कार्य करेगी, इसका उद्देश्य क्या है, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना। जो अपने पास में वस्त्र और अपने जो पहनने के परिधान हैं उनको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्या करना है, विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला है राज्य कौशल नीति 2025। यदि पूछा जाए राज्य कौशल नीति 2025 का अनुमोदन कब हुआ, तो आपको डेट याद रखनी है 9 मार्च 2025। 9 मार्च 2025 को राज्य कौशल नीति का अनुमोदन कब हुआ, 9 मार्च 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है, क्या ध्यान रखना, युवाओं को कौशल में प्रशिक्षित कर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, युवाओं को कौशल प्रदान करना, जिससे क्या होगा, वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए क्या होंगे, तैयार होंगे। तो एग्जाम में पूछा जाए राज्य कौशल नीति 2025, तो आपको ध्यान रखना है 9 मार्च 2025 को। और क्या इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को कौशल देना, प्रशिक्षित करना, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। अगला राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नव प्रचारक नीति। अब आपके पास में जो राज्य सोशल मीडिया है इसके लिए भी आपके पास में नई नीति लाई गई है 5 जनवरी 2025। 5 जनवरी 2025। और इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक कैटेगरी में 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर है उनके लिए, और दूसरी आपके पास में 20 श्रेणी है जिसमें 7,000 से 1 लाख सब्सक्राइबर तक को आपके पास में रखा गया है। ये सरकार की नीतियां हैं, इनको प्रतिदिन क्या है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डालेंगे। अगला है डेटा सेंटर पॉलिसी। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि डेटा सेंटर पॉलिसी है कब लागू की गई है, तो 21 मार्च 2025। 21 मार्च 2025 को डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की गई है। इसकी अवधि ध्यान रखना वापस
31 मार्च 2029 कब तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। नोडल विभाग आपके पास में वापस उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रहेगा और इसका उद्देश्य राज्य के निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर को स्थापित करना। तो ध्यान रखना, यदि पूछा जाए डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 कब लागू हुई? 21 मार्च 2025 को। अवधि क्या रहेगी? 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025, अब यदि इसकी डेट पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है 21 मार्च 2025 और इसकी अवधि वापस है में आपके पास में 31 मार्च 2029। और इसका उद्देश्य क्या? तो राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देना और कनेक्टिविटी की वृद्धि करना। तो ध्यान रखना, राज्य में औद्योगिक विकास है उसको प्रोत्साहन देना और कनेक्टिविटी है उसमें क्या करना? वृद्धि करना। यदि पूछा जाए राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी कब लागू हुई तो डेट आपको याद रखनी 21 मार्च 2025। अगला देखो आपके पास में राजस्थान युवा नीति। यदि पूछा जाए राजस्थान युवा नीति 2025 कब लागू की गई है तो नई जो नीति आपके पास में आई है ये 2025 के अंदर आई है। ये कौन सी नीति का स्थान लेगी? तो 2013। तो 2013 में राजस्थान युवा नीति पहले से लागू थी, उसके स्थान पर वर्तमान में राजस्थान युवा नीति 2025 लागू की गई है। ये आपके पास में क्या करेगी? युवाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यमिता के लिए आपके पास में क्या है? तैयार करेगी। तो यदि राजस्थान युवा नीति है नई 2013 के स्थान पर वर्तमान में 2025 आ चुकी है। अगला राजस्थान MSME नीति 2024। यदि पूछा जाए राजस्थान MSME नीति 2024 से कब लागू की गई, इसकी अवधि क्या है, इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये आपके पास में अवधि रहेगी आपके पास में 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029। एंडिंग डेट काफी आपके पास में इंपॉर्टेंट रही है क्योंकि सेम ही आ रही है बार बार 31 मार्च 2029। यदि पूछा जाए राजस्थान MSME नीति 2024 से कहां तक रहेगी? 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण पर अतिरिक्त ब्याज, सब्सिडी, तकनीकी उन्नयन और गुणवत्तापूर्ण प्रमाणन में सहायता उपलब्ध करवाना और स्थानीय उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहायता प्रदान करना। और आपके पास में पहली MSME नीति है 17 सितंबर 2022 के अंदर लागू हुई थी। तो पहली आपके पास में 17 सितंबर 2022 में और अगली आपके पास में 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक है। अगला राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। यदि एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 से कब लागू हुई तो आपके पास में 9 दिसंबर 2024 को। कब लागू हुई? 9 दिसंबर 2024 को। उद्देश्य क्या है? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना। तो पूछा जाए कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति तो 9 दिसंबर 2024। राजस्थान MSEND नीति 2024। यदि एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान MSEND नीति 2024 कब लागू की गई तो आपके पास में 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 को और इसकी अवधि रहेगी वो 31 मार्च 2029 तक रहेगी। तो अब यदि उद्देश्य पूछा जाए तो निर्माण कार्यों में खनिज बजरी के स्थान पर जो खनिज बजरी है उसके स्थान पर आपको नया MSEND है उसका प्रयोग करना है। MSEND का निर्माण क्यों किया गया? इसका संचालन है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ताकि आपके पास में अवैध खनन नहीं हो, इसके स्थान पर MSEND प्रयोग किया गया और ये पर्यावरण संरक्षण के कारण आपके पास में महत्वपूर्ण है। शुरू कब हुई नीति? तो 19 दिसंबर 2024। अवधि कहां तक रहेगी? 31 मार्च 2029 तक
और आपके पास में खनिज बजरी के स्थान पर आपको एम सैंड का प्रयोग करना है। एम सैंडिटी रिपीट हो गई। और यदि ये पूछा जाए कि पहली एम सैंड नीति कब लागू हुई, तो आपको ध्यान रखना है 25 जनवरी 2021 के अंदर। राजस्थान खनिज नीति, राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024 से 2047 तक खनिज निष्कर्षण को 58 से बढ़ाकर 70 करना। 2047 तक 58 से बढ़ाकर आपके पास में 70 तक करना। जो खनिज निष्कर्षण है उसको 58 से कहां तक करना, ध्यान रखना 58 से 70 तक करना। राजस्थान में प्रधान खनिज के 50 ब्लॉक्स की नीलामी वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और 2029-30 तक 50 लाख तथा 2047 तक 1 करोड़ रोजगार भी आपको उपलब्ध कराना है राजस्थान खनिज नीति 2024 के अंदर। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है 2024। ये कब मंजूरी मिली इसको, 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को आपके पास में मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य, ये आपके पास में इसका उद्देश्य भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो अक्षय ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 125 गीगावाट, तो आपके पास में इंपॉर्टेंट है 2030 तक आपको 125 गीगावाट तक बढ़ाना है अक्षय ऊर्जा को। तो डेट पूछा जाए कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 कब लागू की, मंजूरी कब मिली, 4 दिसंबर 2024 को। और इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा को 2030 तक 125 गीगावाट तक बढ़ाना। अगला है राजस्थान एवीजीसी XR नीति 2024, मंजूरी कब मिली, तो मंजूरी मिली है 4 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना। जो आपके पास में एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स है, आपके पास में गेमिंग, कॉमिक्स और संस्कृति और स्थानीय जो संसाधन है उनको क्या करना, बढ़ावा देना। तो एवीजीसी XR नीति 4 दिसंबर 2024 को मंजूरी मिली है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति 4 दिसंबर 2024, और उद्देश्य विशिष्ट उत्पाद और शिल्पों को बढ़ावा देना। कोई जिले में अपना कोई विशिष्ट उत्पाद है तो उसको बढ़ावा देना, और वहां की जो शिल्प कला है उसको भी बढ़ावा देना। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 4 दिसंबर 2024, तो 4 दिसंबर 2024। उद्देश्य है निर्यात को 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की वृद्धि करना। 1.5 लाख तक की क्या करना है, वृद्धि करना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024, मंजूरी मिली है 4 अक्टूबर 2024 को, और इसका उद्देश्य है सतत एवं आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना। सतत एवं आर्थिक विकास और रोजगार को क्या है, बढ़ावा देना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। वीडियो को आपके पास में अधिक से अधिक शेयर करना और कम से कम 1 या 2 बार देखना ताकि पूरा रिवीजन हो जाए। धन्यवाद।